चलिए जी। आज हम लोग अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेकंड टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। ये टॉपिक जो है ये FA1 FA2 जैसे मैंने आपको कल बताया था, FA1 में भी सेम है, FA2 में भी है और F3 में भी इसका कुछ कुछ ना कुछ पार्ट है। सही है। तो इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक। इसका नाम है जी बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात होती है। ठीक है। और वन बाय वन मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। इसमें बेसिकली हमारे पास दो साइकिल्स होती हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं सेल्स साइकिल, एक को हम कहते हैं परचेज साइकिल। ठीक है, वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे परचेज साइकिल। ठीक है। परचेज साइकिल। ओके। अब देखें, परचेज और सेल साइकिल में होता क्या है कि दोनों में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। राइट, हम किस तरह परचेज करते हैं, सप्लायर को किस तरह पेमेंट होती है, सप्लायर को ऑर्डर किस तरह पहुंचता है। ठीक है, तो इसका पूरा एक प्रोसीजर है जो वन बाय वन मैं लिखता जाऊंगा और आपको भी इंशाल्लाह साथ साथ समझ आती जाएगी। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंपनी है और हम किसी और फैक्ट्री से या किसी और कंपनी से अपनी कंपनी के लिए हो सकता है सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, वी आर परचेजिंग समथिंग ओवर हियर। सो दैट मीन्स कि सबसे पहले परचेज साइकिल के अंदर जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है कि हमें सप्लायर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब समझे एक बिल्कुल नया बिजनेस है। ठीक है, हो सकता है आज ही लॉन्च हुआ है, कल लॉन्च हुआ है। ठीक है, उसकी ओपनिंग आज है, कल हुई है, इसी हफ्ते हुई है। उसने अपनी पहली पहली परचेज करनी है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि सप्लायर्स को सिलेक्ट किया जाता है, मतलब कि सप्लायर की एक लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा स्टेप हो गया कि सप्लायर लिस्ट। अब उसमें डिफरेंट सप्लायर होंगे। ठीक है, आपकी लिस्ट में फॉर एग्जांपल ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, हो सकता है सप्लायर डी भी हो। ठीक है, बहुत सारे सप्लायर्स हैं। सेकंड स्टेप में क्या है कि आप सप्लायर्स की कोटेशंस मांगते हैं। ठीक है, एक सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या है, टेक कोटेशंस फ्रॉम सप्लायर। ठीक है। अब एक एक करके सारे सप्लायर्स हमें कोटेशन देंगे। ए हमें कहेगा जी कि हम आपको $5 के हिसाब से यूनिट देंगे। बी हमें कहेगा हम आपको $9 के हिसाब से देंगे। सी कहेगा जी हम $3 के हिसाब से दे देंगे। डी कहता है जी फॉर एग्जांपल हम $6 के हिसाब से दे देंगे। ठीक है। तो अब इसकी चॉइस करना, इसको समझना बहुत बहुत कॉशियस वे में हमें करना पड़ता है। ठीक है, हमें वो सप्लायर सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि प्राइस टू क्वालिटी रेशो हमें बेस्ट दे रहा हो। ठीक है, बेशक ज़्यादा प्राइस हमें पे करनी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में हम उसके ऊपर अफसरदा होते रहे कि हमें गलत क्वालिटी मिल गई, हमारे कस्टमर्स खुश नहीं है। ठीक है, तो हमें हर फैक्टर को कंसिडर करके सप्लायर को सही तरह सेलेक्ट करना है। ठीक है, कोटेशंस लेने के बाद क्या होता है जी कि वी सेलेक्ट राइट सप्लायर एंड सेंड हिम अ टेंडर। अब कुछ कंपनीज में आपने सुना होगा टेंडर्स होते हैं, टेंडर नोटिस। ठीक है, टेंडर क्या होता है मैं पहले आपको समझाता हूँ। टेंडर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। अब उसमें मुझे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ मेरे 50 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है। अब मुझे 50 एम्प्लॉयज़ के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। और अगर मैं नॉर्मल मार्केट से लेने जाऊँ तो कोई मेरी रिक्वायरमेंट को समझेगा नहीं। राइट, सिर्फ बिजनेस माइंडेड ही लोग समझ सकते हैं कि मुझे 50 एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी चाहिए होगा। राइट, और कंपनी का लोगो भी चाहिए होगा उन कंप्यूटर्स पे, हो सकता है। तो अब मुझे ना टेंडर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब कि टेंडर्स क्या होते हैं कि उसमें लिस्ट बनी होती है, आई नीड 50 कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, अलॉन्ग विद मॉनिटर्स एंड स्क्रीन्स। और मुझे जो है एक एक करके जो भी सप्लायर है, नीचे ईमेल या नंबर दिया हुआ है, वो एक एक करके मुझे रीच आउट कर लें, जो भी समझते हैं कि मुझे अच्छी प्राइस दे सकते हैं। ठीक है, तो टेंडर होता है कि आपने अपना एक ऐड डाल दिया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब सप्लायर का काम होता है कि आपको रीच आउट करे। ठीक है, तो कुछ कंपनीज में टेंडर भी होते हैं, कुछ कंपनीज में आप खुद ही जाके डायरेक्टली सप्लायर्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब समझे हमारा सप्लायर सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अब हम कंपनी के अंदर आ गए। ठीक है, कंपनी के अंदर वाली बातें स्टेप नंबर 4 के बाद। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में ये होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक कंपनीज में होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टोर्स डिपार्टमेंट में सामान सारा होता है। ठीक है, सारे गुड्स जो हैं वो स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े रैक्स लगे होते हैं जो नंबर हुए होते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, फोक लिफ्ट्स होती हैं, जो कि सामान को वहां से उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देती हैं। ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट होता है हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
मैं अभी वही डिपार्टमेंट्स के नाम यहाँ लिख रहा हूँ जो कि इस साइकिल के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है? चीज़ों को प्रोड्यूस करना, जहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं, राइट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए होता है किससे? स्टोर्स डिपार्टमेंट से। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको रीच आउट करता है? स्टोर्स को। सही है, ये बात तो क्लियर है। अब अगर स्टोर्स के पास ही सामान खत्म है तो स्टोर्स किसके पास जाए? क्योंकि स्टोर को भी तो सामान चाहिए होता होगा ना, राइट, उनके पास खत्म हो गया हो तो वो कहाँ जाएंगे? अगर इनको सामान चाहिए हो तो ये किसको रीच आउट करेंगे? परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है। कुछ केसेस में इसको प्रोक्योरमेंट भी कहते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा सा, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। सही है। अब परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम है कि स्टोर्स डिपार्टमेंट को उसी सिलेक्टेड सप्लायर से सामान खरीद के देना, ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है जी, सही है। ये समझ आएगी अभी तक जो मैंने समझाया? फॉलो अप करें आप लोग, क्लियर है अभी तक? ओके, मेरे से आपको क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? जैसे ही आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है आपने उसी टाइम मुझे रोकना है, ठीक है। अच्छा जी। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होता है कि बेसिकली हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें, ठीक है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान चाहिए होता है रेगुलरली। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इशूज मटेरियल requisition नोट टू स्टोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। मतलब कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सामान चाहिए होता है तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को क्या इशू करता है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ये हमारी पहली डॉक्यूमेंट का नाम है, आज की पहली डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका नाम है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें काइंडली मटेरियल दे दें, हमारे पास खत्म हो गया। सही है, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब भी स्टोर्स डिपार्टमेंट को रीच आउट करता है सामान के लिए तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट फिल होता है, उसके बाद स्टोर्स उनको दे देता है, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ स्टोर्स के पास सामान है ही नहीं, ठीक है। तो इफ स्टोर डज नॉट हैव इनफ टू सप्लाई, तो इस पे क्या होता है कि इट रीचेज आउट टू परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है जी। ये हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, सही है जी। और इसको हम बेसिकली कहते हैं, इसका भी एक नोट होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, परचेज रेक्विजिशन नोट। ये जो है थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा चीज़ें प्रूफ करनी पड़ती हैं कि सामान ऑथेंटिक वे के लिए आ रहा है, कोई मतलब फ्रॉड वगैरह के लिए तो नहीं आ रहा, कोई मैनेजर वगैरह कोई फ्रॉड में मुलवस तो नहीं है, ठीक है। सब कुछ प्रूफ करना पड़ता है हमें कि सामान एक्चुअली चाहिए। स्टोर्स डिपार्टमेंट को हमें वो करना पड़ता है, रीच आउट करना पड़ता है कि एक्चुअली आपके पास सामान ख़त्म है, लोगों को विजिट करवाना पड़ता है ताकि कोई बीच में फ्रॉड का खदशा ना हो, ठीक है। इसके लिए परचेज रिक्विजिशन नोट है। अब हम लोग यहाँ पे परचेज की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा? जब जो सप्लायर है ना, वो जब सामान सेंड करेगा आपको, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सप्लायर, या एक मिनट, इससे पहले भी एक स्टेप है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर इज प्लेस्ड विद द सप्लायर, ठीक है जी। हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करते हैं बाय फिलिंग परचेज ऑर्डर। यहाँ पे जो वर्ड है वो है परचेज ऑर्डर। सही है, ये तीसरी डॉक्यूमेंट है, परचेज ऑर्डर को फिल करना। ओके, सही है जी। जब परचेज ऑर्डर फिल हो जाता है उसके बाद हमारा क्या है कि सप्लायर हमें सामान सेंड करता है, ठीक है। सप्लायर सेंड्स गुड्स, ठीक है, एंड वी हैव टू साइन डिलीवरी नोट। ये भी एक और डॉक्यूमेंट है, डिलीवरी नोट। अब डिलीवरी नोट की बहुत आसान सी एग्जांपल है, आपको कोई भी पार्सल आए, कोई भी लेटर आए, इवन घर में भी, सिर्फ फैक्ट्रीज में नहीं, ठीक है, तो वो आपसे साइन मांगते हैं। एक बड़ी सी डॉक्यूमेंट होती है, उसके ऊपर आपने देखा भी होगा अक्सर लिखा होता है डिलीवरी नोट, राइट। तो डिलीवरी नोट क्या होता है कि कस्टमर का साइन चाहिए होता है, इट इज अ एविडेंस ऑफ कस्टमर रिसीविंग द प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर कल को ये ना कहे कि हमें सामान रिसीव ही नहीं हुआ, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन हमें करनी पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं डिलीवरी नोट। सही है। और डिलीवरी नोट जो है वापस सप्लायर के पास चला जाता है एज अ प्रूफ कि हमने सामान रिसीव कर लिया है। ओके। अब एट्थ जो स्टेप है हमारे पास, अब अगेन आपने इन स्टेप्स को याद नहीं करना, समझना है, ठीक है।
बुक में हो सकता है थोड़ा सा अलग वे में लिखा हो, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीके में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। डिलीवरी नोट के बाद क्या होता है कि वी क्रिएट अ गुड्स रिसीव नोट, ये भी एक और डॉक्यूमेंट है, फॉर इंटरनल यूज, ठीक है। अब जब सामान दे के गाड़ी वाला चला जाता है, डिलीवरी नोट साइन करवा के चला जाता है, रवाना हो जाता है फैक्ट्री से बाहर, तो हम एक अपना गुड्स रिसीव नोट बनाते हैं। अभी तक सामान वेयर हाउस में ही होता है ना, राइट। अभी ट्रक उसका खड़ा होगा बैक पे, तो ज़्यादातर यही होगा कि गाड़ी अभी तक उधर ही होती है सप्लायर की, और हम एक गुड्स रिसीव नोट अपने लिए क्रिएट करते हैं, वहाँ का जो साइट मैनेजर होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। अब ये किन दोनों चीज़ों को कंफर्म करता है, एक तो परचेज ऑर्डर को, ठीक है, और एक डिलीवरी नोट को, ठीक है। कि जब जो डिलीवरी नोट पे जो जो सामान लिखा हुआ है, जो जो हमें डिलीवर हुआ है, सॉरी सॉरी यार, डिलीवरी नोट नहीं है ये, परचेज इनवॉइस है। जो भी हमें इनवॉइस दे के जाता है, एक बिल भी दे के जाता होगा, राइट। तो उसमें क्या होता है कि हम परचेज ऑर्डर और इनवॉइस को कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं कि क्या जो एक्चुअल हमें गुड्स मिले हैं वो इसी के मुताबिक हैं या नहीं, और उस हिसाब से हम गुड्स रिसीव नोट बनाते हैं। ये हमारी इंटरनल डॉक्यूमेंट होती है, ये आपने याद रखना है, इंटरनल डॉक्यूमेंट, ये किसी को हम बाहर नहीं देते, ये ओन यूज़ के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सामान हमें रिसीव हो गया, सप्लायर नाउ सेंड्स अ परचेज इनवॉइस एज अ रिमाइंडर फॉर पेमेंट। अब इनवॉइस को आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिन जिन्हें FA1 पढ़ा हुआ है यहाँ पे, या फिर नॉर्मली भी आपने सुना होगा, इनवॉइस को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, इनवॉइस का मतलब होता है रिमाइंडर फॉर पेमेंट, ठीक है। जब भी हमें सप्लायर एक इनवॉइस भेजेगा, तो उसका मकसद ये होगा कि अब आप हमें काइंडली पेमेंट कर दें, रिमाइंडर फॉर पेमेंट, सही है। एक तरह का बिल होता है जिसपे सब चीज़ें लिखी होती हैं, तो कस्टमर्स को याद भी दिलवाना पड़ता है कि आप पेमेंट कर दें, क्योंकि काफ़ी कस्टमर जो हैं फिर भूल जाते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। इस तरह के काफ़ी इंस्टेंसेस होते हैं। जब हमें परचेज इनवॉइस मिल जाती है, तो फिर क्या होता है, वी सेंड परचेज इनवॉइस टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो भी है, फॉर पेमेंट। और यहाँ पे पेमेंट हमारी डन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हम भेजते हैं परचेज इनवॉइस, सब चीज़ें कंफर्म वो लोग करते हैं, और पेमेंट यहाँ पे डन हो जाती है। यहाँ पे हमारी परचेज साइकिल एंड हो जाती है, इख्तिताम पजीर हो जाती है। सही जी, ठीक है। टोटल 10 स्टेप्स हैं, आप इसको चाहें तो 5 स्टेप्स में भी समराइज कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए 10 स्टेप्स में बता दिए, ठीक है जी। सही है, यहाँ तक क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? कंफर्म कर दें। ओके, ठीक है जी। अब डिस्कस करते हैं सेल साइकिल को ज़रा, ठीक है। सेल साइकिल में क्या होता है कि परचेज से उल्टा होता है, हम लोग अब सेल कर रहे हैं, हम परचेज नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसमें बहुत सिंपल है, इसमें ये नहीं कि सप्लायर सेलेक्ट करना है, फिर गुड्स रिक्वेस्ट करने हैं, ये वो तमाम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वो चीज़ें, ठीक है। इसमें सिंपली जो फर्स्ट स्टेप से बात शुरू होती है, वो होती है कि वी रिसीव कस्टमर्स परचेज ऑर्डर। मतलब अब हम सप्लायर के जो है जगह पे खड़े हुए हैं, तो कस्टमर हमें क्या सेंड करेगा, परचेज ऑर्डर, ठीक है। और इससे हम अपना क्या क्रिएट करेंगे, सेल्स ऑर्डर, ठीक है। हर सेल मैन के पास, हर सेल रिप्रेजेंटेटिव के पास एक फॉर्म होता है बड़ा सा, उसको हम कहते हैं सेल्स ऑर्डर। तो उस परचेज ऑर्डर की जो तमाम चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो कॉपी करके हम अपना सेल्स ऑर्डर बना लेते हैं, ठीक है। ताकि कस्टमर के साइड से भी एक ऑर्डर हो, हमारी साइड से भी एक ऑर्डर जनरेट हो जाए, ओके। हम अपना सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि गुड्स जो हैं, गुड्स आर अरेंज्ड एंड वेयर हाउस इज इंस्ट्रक्टेड टू सेंड गुड्स। वेयर हाउस को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि गाड़ी रेडी कर दें, उसमें सामान लोड कर दें, ये जाने के लिए तैयार है। तब तक वहाँ पे एक मैनेजर अवेलेबल होता है, जो इंस्पेक्ट कर रहा होता है कि क्या वही चीज़ें रखी जा रही हैं जो सेल्स ऑर्डर में लिखी हुई हैं।
कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है, ठीक है, इंश्योरिंग होती है वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि जो गाड़ी है वो निकल जाती है, ठीक है, प्रेमिसेस से। डिलीवरी व्हीकल इज गिवन विद गेट पास, ये आपने पहले वर्ड सुना होगा। गेट पास, गेट पास ये होता है कि आप उसको बेसिकली एक अलाउंस दे रहे हैं कि ये सही सामान सही कस्टमर के पास जा रहा है। गाड़ी जो है वो अगर गेट पास के बगैर निकल जाए तो फिर फ्रॉड का खदशा हो जाता है, ये सामान क्यों निकला है, किसी का ऑर्डर आया तो नहीं था, राइट। एंड लीव्स द फैक्ट्री, ठीक है जी, सही है। उसके बाद कस्टमर जो है, कस्टमर साइंस द डिलीवरी नोट एंड गिवन बैक टू सप्लायर, गिवन बैक टू अस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सप्लायर हैं, ठीक है। तो डिलीवरी नोट भी वही वाली डॉक्यूमेंट है जो आपको ऊपर अभी समझाई है। कस्टमर साइन करेगा और ये हमें वापस मिल जाएगा, ठीक है। जब गुड्स डिलीवर हो जाते हैं तो फिर फिफ्थ स्टेप क्या है कि वी नाउ सेंड अ सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर एज अ रिमाइंडर फॉर पेमेंट, ठीक है। हम कस्टमर को रिमाइंड करते हैं पेमेंट के लिए। और लास्ट स्टेप क्या है जी हमारा, कि कस्टमर मेक्स अ पेमेंट, कस्टमर मेक्स द पेमेंट, ठीक है जी, सही है। कस्टमर पेमेंट कर देता है तो कहानी ख़त्म हो जाती है यहाँ। सेल साइकिल थोड़ी सी बेहतर है, ये छोटी है, परचेज साइकिल में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं हमारे पास। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अगर आपने नोट नहीं किया नो इशू, मैं आपको नोट्स जैसे कल भेजे थे ये भी आपको मैं भेज दूंगा आज। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर एक दो चीज़ें और हैं वो डिस्कस करते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं, दो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। एक तो पहले मैं डिस्कस करूंगा सप्लायर स्टेटमेंट, ये भी दो डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसी चैप्टर में इसको डिस्कस करना जरूरी है। एक और वर्ड है रेमिटेंस एडवाइस, वो भी मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें सप्लायर स्टेटमेंट क्या होती है कि जब भी आप सप्लायर से, अभी हम कस्टमर है, ठीक है, वी आर कस्टमर, जब भी हम सप्लायर से सामान खरीदते हैं तो एंड में ज़्यादातर कस्टमर्स क्या करते हैं कि क्रेडिट पे ही सामान खरीदते हैं। बहुत कम ऐसा होता होगा बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कि कैश पे पेमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैश को मैनेज करना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, राइट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो काफ़ी बिजनेसेस ये फेस करते हैं प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई हम लोग क्रेडिट पे ही सारा सामान उधार पे परचेज कर रहे होते हैं और सेल भी कर रहे होते हैं। तो वी आर कस्टमर ओवर हेयर, यहाँ पे हम कस्टमर हैं। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पे सप्लायर से परचेज कर रहे हैं। जब सारी सप्लायर से परचेजिंग हो जाती है तो सप्लायर हमें मंथ के एंड पे, या हो सकता है 6 महीने बाद, या हो सकता है साल बाद, एक कागज़ का टुकड़ा भेजता है, लेटर में भेज सकता है, किसी भी तरह भेज सकता है। आजकल तो ऑनलाइन भी भेजते हैं सप्लायर्स, ठीक है, ऑनलाइन जनरेट करके। तो इसमें क्या लिखा होता है कि आपने जितना सामान परचेज किया है, ठीक है, ये आपने सामान परचेज किया है, इतनी आपने इस दिन को पेमेंट कर दी तो ये अमाउंट माइनस हो जाती है। फिर आपने ये सामान परचेज किया, फिर इतनी पेमेंट कर दी, अभी तक आपका बैलेंस जो ड्यू है वो इतना है, ये आपका बैलेंस ड्यू है। तो इसको हम लोग कहते हैं सप्लायर स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर इसका यहाँ पे तर्जुमा लिखा जाए तो सप्लायर सेंड्स कस्टमर अ डॉक्यूमेंट विच लिस्ट्स ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, कि कितनी ट्रांजैक्शन आपने की उससे, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, एंड फाइनल अमाउंट दैट इज ड्यू, ठीक है। ये इसका तर्जुमा है कि सप्लायर हम एक कस्टमर को एक स्टेटमेंट भेजता है जिसमें लिखा होता है तमाम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, और फाइनल अमाउंट ड्यू भी लिखी होती है कि अभी तक आपने कितना हमें पे करना है। ये सप्लायर स्टेटमेंट है, ठीक है। अब रेमिटेंस एडवाइस भी देख लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ इन दोनों के बीच में फ़र्क ये है कि आपने इसको लफ्ज से समझना है, ठीक है। सप्लायर स्टेटमेंट मतलब कि सप्लायर आपको एक स्टेटमेंट भेजता है। रेमिटेंस एडवाइस का क्या मतलब है, रेमिटेंस एडवाइस होती है, रेमिटेंस का क्या मतलब है, पैसे किसी को भेजना,
राइट, ये तो आपको पता होगा। एडवाइस का क्या मतलब है, किसी को बता देना, कम्युनिकेट कर देना। ठीक है। अब होता ये है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। कुछ सप्लायर जो होते हैं, समझे हम यहाँ पे कस्टमर हैं, ठीक है, यहाँ भी हम कस्टमर हैं। हम किसी सप्लायर को जो है पेमेंट भेजना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो सप्लायर बहुत बड़ा है, हो सकता है पूरे शहर में एक ही है, हर बिजनेस शहर का जो है उसी से परचेज करता है, ठीक है। तो बहुत बिजी सप्लायर है, उसके लिए इवन एक फ़ोन कॉल अटेंड करना बहुत मुश्किल है, बहुत बिजी है वो सप्लायर, पूरा दिन बिजी रहता है, ठीक है। ऑर्डर प्रोसेस करने में, भेजने में, ये वो, पेमेंट के मसले इधर उधर, ठीक है, इन सब चीज़ों में बिजी रहता है वो। अब हमारा काम क्या है एज अ कस्टमर, कि जब भी हम उसको पेमेंट भेजें, हमारे लिए पैसे बहुत अजीज हैं, राइट, एज अ बिजनेस। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए कि हम हमारे पैसे गुम ना जाएं कहीं, हम उससे हर पेमेंट के साथ एक रेमिटेंस एडवाइस भेजेंगे। उस रेमिटेंस एडवाइस में ये लिखा होगा, ये भी स्टेटमेंट की तरह होगी, बट उसमें ये लिखा होगा कि इस ऑर्डर नंबर के लिए, इतनी क्वांटिटी के लिए, इस गुड्स जो अब मैंने आपसे इस डेट पे परचेज किए थे, इसके लिए ये पेमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ। और उसके साथ या तो चेक लगा होगा या कैश पड़ी होगी, वो हम उसको भेज देंगे, अपना बंदा लेके उसको दे आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रेमिटेंस एडवाइस। इसका भी अगर तर्जुमा लिखें तो वो कुछ ऐसे होगा: कस्टमर सेंड्स सप्लायर a remittance advice accompanied with all payments to communicate to the supplier which payment relates to which order। ठीक है। एक ऐसा कागज का टुकड़ा जो कि हम हर पेमेंट के साथ सप्लायर को भेजेंगे, जिसमें लिखा होगा ये ऑर्डर नंबर था, इतनी इतनी अमाउंट थी, इतना उसका टैक्स था, इतनी अमाउंट हमने आपको पे कर दी, ये चेक है, आप अपनी बुक्स में इसको कैंसिल आउट कर दें। सप्लायर जो है वो फिर हमारा जो रिसीवेबल है वो लेस कर देगा, और हम अपना पेबल लेस कर देंगे। ठीक है। तो हर पेमेंट के साथ इस तरह बिजी सप्लायर्स के लिए हमें एक रेमिटेंस एडवाइस भी भेजनी पड़ती है। ठीक है। वैसे भी एक गुड एक्ट है, अगर सप्लायर बिजी भी ना हो, एक डॉक्यूमेंट को वो करता है, ये मेंटेन करता है मेंटेनेंस के लिए, राइट, कि आपके पास सारा रिटर्न उसका एविडेंस मौजूद है कि आपने पेमेंट पे की है। आजकल के वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट भी बहुत है, जहाँ पे इतने फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं। ठीक है। तो ये होती है रेमिटेंस एडवाइस और सप्लायर स्टेटमेंट। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ ट्यूटर्स क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स भी जो हैं एग्जाम में इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कौन सा आंसर सेलेक्ट करें, तो पढ़ा ही नहीं हमने। ठीक है। एक छोटी चीज़ है जो कि बुक में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हुई भी, बट मैंने आपको आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ओके जी, ठीक हो गया, वेरी नाइस। तो हमने एक और चैप्टर भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन का पूरा चैप्टर देख लिया। इसमें दो चीज़ें थी, परचेज साइकिल एंड सेल साइकिल, ठीक है, और दो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, सप्लायर स्टेटमेंट और रेमिटेंस एडवाइस। ठीक है। सप्लायर स्टेटमेंट ज़्यादातर परचेज साइकिल में ही यूज़ होती है, कि हम परचेज करें, हम कस्टमर हैं, तो सप्लायर मंथ एंड पे या 6 महीने बाद हमें एक स्टेटमेंट भेजा करेगा। ओके, सही है। अब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, सही है, और तकरीबन 3-4 मिनट्स की ब्रेक है, उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करें, स्क्रीन क्लियर है? ओके। अच्छा, अब इसके जो सवाल हैं FA1 की किट में बिल्कुल शुरू में दिए हुए हैं, ठीक है, FA2 की भी किट में है, बट मोस्टली ये जो चैप्टर FA1 में टेस्टेड है, तो इसीलिए यहाँ पे FA1 की किट से मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस हैं तकरीबन। अच्छा, मिस ने दूसरे अकाउंट से ज्वाइन कर लिया, 1 मिनट। ओके मिस, स्क्रीन क्लियर है, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट करें हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्वेश्चन। सर ठीक है। ये F1 F2 दोनों में है? जी जी, दोनों के अंदर है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि जो हमारे टॉपिक्स हैं वो FA1 FA2 के मोस्टली जो हैं शुरू वाले सिमिलर हैं। ठीक है, फर्स्ट 7 to 8 चैप्टर्स। उसके बाद जो हैं थोड़े से डिफरेंसेस हमारे शुरू होते हैं। ठीक है जी, सही है। ओके, नंबर 1 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज लाइकली टू अकर ऑन अ डेली बेसिस इन अ लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इनकर होगी। क्रेडिट सेल, यस थोड़ा समझ आता है इसका, बट पहले सारी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, ठीक है। पे रोल नहीं, पे रोल तो महीने में एक ही दफ़ा होती है, राइट। या हो सकता है हफ्ते में एक दफ़ा हो, डेली बेसिस पे तो नहीं होती है पे रोल, ठीक है। परचेज ऑफ इक्विपमेंट नहीं, ये भी बहुत अरसे बाद होती है, 5-10 साल बाद, क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, उसको रोज़ रोज़ तो नहीं खरीदा जा सकता, राइट। पेमेंट ऑफ सप्लायर, यस ये भी है, ये हमारी डेली बेसिस पे होती है, बट मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो डेली बेसिस पे हो रही होती है, ठीक है। लेकिन पेमेंट ऑफ सप्लायर क्या होता है कि कभी कभी वो महीने बाद हो रही होती है, कभी कभी 15 दिन बाद, डेली बेसिस पे मुश्किल है, फ्रीक्वेंटली होती है, बट पेमेंट ऑफ सप्लायर डेली बेसिस पे मुश्किल है। तो रोज रोज जो चीज़ें होती हैं वो क्रेडिट सेल्स हैं, ठीक है, बहुत आसान से इसका ऑप्शन ए आंसर है। ओके, अब नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज ऑफ स्मॉल कैश ट्रांजैक्शंस, ठीक है। पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं, ये भी अमूमन तो बड़ी ट्रांजैक्शन होती है। पेटी कैश, यस पेटी कैश छोटी ट्रांजैक्शन होती है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। परचेज ऑफ इन्वेंट्री नहीं, इसमें तो मिलियंस और लैक्स इन्वॉल्व होते हैं, 100,000, बहुत बड़ी अमाउंट्स होती हैं ये, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, ये भी अमूमन बड़ी अमाउंट्स ही होती हैं। तो ओनली ऑप्शन हमारे पास स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन की क्या बची, ऑप्शन बी पेटी कैश। अब देखिए पेटी कैश का एक चैप्टर अलग से है, बट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पेटी कैश स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए एक पैसे थोड़े से अलग कर लिए जाते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय लेट आ गया तो उसको पैसे रिफंड कर दिए, ठीक है। एम्प्लॉय की गाड़ी खराब थी, वो ट्रेन पे आ गया, बस पे आ गया, ठीक है, तो उसने जो टिकट दिया था उसके पैसे आपने रिफंड कर दिए। कोई पुराना ऑफिस में दोस्त आ गया किसी सीईओ का, तो आपने रिफ्रेशमेंट्स वगैरह उसकी मंगाई, ठीक है। तो टी मंगाई, कॉफ़ी मंगाई, चीज़ें मंगाई, तो इस वजह से जो आपने पैसे पे किए होंगे वो भी कंपनी आपको रीइम्बर्स कर देगी, किसके थ्रू, पेटी कैश के थ्रू। तो पेटी कैश स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए एक रिजर्व अलग कर दिया जाता है, इसका एक चैप्टर अलग से है जो कि हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दें, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको कल समझाऊंगा, कल इसका चैप्टर हमने करना है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। अब नंबर 4 पे आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉक्यूमेंट फॉर परचेजेस, परचेज साइकिल के लिए बात करें, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड रुके, 1 मिनट। ओके, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि परचेज के लिए हमारी इंटरनल डॉक्यूमेंट कौन सी वाली नहीं है, सही है। सबसे पहली सप्लायर लिस्ट, सप्लायर लिस्ट जो है वो तो इंटरनल होती है, राइट। हमने क्या बताना है, नॉट एन इंटरनल, जो इंटरनल नहीं है। सप्लायर लिस्ट हमारी अपनी होती है, हम खुद क्रिएट करते हैं। डिलीवरी नोट, यस ये हमें सप्लायर भेजता है, बट पहले सारी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। गुड रिसीव नोट भी हमारा इंटरनल ही होता है, ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल। परचेज ऑर्डर, यस ये भी हम ही क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि नॉट एन इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिलीवरी नोट। क्योंकि डिलीवरी नोट सप्लायर हमें भेजता है, उस पर हमें साइन करना होता है, वो वापस सप्लायर के पास चला जाता है, ये हमारे पास नहीं रहता, ठीक है, सही है, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। अब नंबर 5 पे आ जाए। व्हाट इज रेमिटेंस एडवाइस फॉर, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है रेमिटेंस एडवाइस। टू इंडिकेट आइटम्स नाउ पेड, पहले सारी पढ़ लेते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं। टू आइडेंटिफाई गुड्स रिसीव नहीं, इसके लिए तो जीआरएन था ना, राइट, गुड्स रिसीव नोट जिसको हम कहते हैं। टू एडवाइस रेमिटेंसेज रिसीव नहीं, रिसीव्ड के लिए नहीं होता है, पेड के लिए होता है, राइट। फॉर नोटिफिकेशन ऑफ गुड्स डिस्पैच नहीं, इसके लिए तो डिस्पैच नोट होता है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन जो हमारे पास बची है वो है ऑप्शन ए, टू इंडिकेट आइटम्स नाउ पेड। हम लोग सप्लायर को अभी अभी हमने पढ़ा है कि हम एक डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि जीआरएन देखें, जीआरएन का मतलब है गुड्स रिसीव नोट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो अभी अभी हमने पढ़ा है हमारी इंटरनल डॉक्यूमेंट होती है, गुड्स रिसीव नोट, ठीक है। अच्छा, तो इंडिकेट आइटम्स नाउ पेड के जो हमने सामान के पैसे पे कर दिए हैं उसके साथ चेक या फिर कैश हम एकम्पनी कर देते हैं, और ये रेमिटेंस एडवाइस कहलाती है, ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब नंबर 6 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ परचेज इनवॉइस, ठीक है। तो नंबर 1 बाय 1 हम लोगों ने देखना है यहाँ पे सारा, ठीक है। टू क्लेम बैक द सेल्स टैक्स, यस इसके लिए तो बिल्कुल यूज होता है, हम आगे जाके इसका चैप्टर करेंगे, तो आपको तब भी जाके समझ आएगा इसका कि क्या इसका मतलब है, कि जब भी हम एक परचेज इनवॉइस बनाते हैं, सॉरी जो सप्लायर हमें भेजता है परचेज इनवॉइस,
एज अ रिमाइंडर ऑफ पेमेंट, तो उस पर टैक्स भी लिखा होता है, तो वो हम क्लेम बैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक हमारा एविडेंस होता है। ठीक है। फिर टू आइडेंटिफाई द गुड्स बॉट, यस बिल्कुल इसके लिए भी होता है ये, क्योंकि उस पर तमाम क्वांटिटी क्वालिटी दिखी होती है। राइट। टू रिकॉर्ड हाउ मच इज ओड टू द सप्लायर, यस इसके लिए भी रिकॉर्ड होता है ये बिल्कुल। टू रिकॉर्ड हाउ मच इज ओड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर के लिए परचेज इनवॉइस तो नहीं है, वो तो सेल्स इनवॉइस होगी, यहाँ तो हम परचेज कर रहे हैं। राइट। तो कस्टमर तो है ही हम सप्लायर की उससे तो नहीं सोच रहे। राइट। इसका मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए। ठीक है जी, सही है। अब सेवन्थ वाला डिस्कस करते हैं। मैं आपसे 10 क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा, जो रिमेनिंग 6, 7 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दूंगा। ठीक है। इन दी परचेजिंग प्रोसीजर विच डॉक्यूमेंट विल यूजुअली फॉलो द गुड्स रिसीव नोट। तो ये बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि परचेज साइकिल के अंदर, परचेजिंग प्रोसीजर का ये मतलब है, परचेज साइकिल के अंदर विच डॉक्यूमेंट विल यूजुअली फॉलो द गुड्स रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट के बाद क्या होगा, जब हम गुड्स रिसीव कर लेते हैं तो इसके बाद एक ही चीज़ होगी कि जो सप्लायर है हमें इनवॉइस सेंड करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अभी हमने डिस्कस किया, ये देखें यहाँ पे, ये परचेज साइकिल के अंदर जब गुड्स रिसीव नोट बन जाते हैं, ये देखें परचेज इनवॉइस इसके बाद आ जाती है, सप्लायर हमें सेंड करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इनवॉइस इसका आंसर है। ओके। ठीक है जी। अब नंबर 8 देखते हैं। कीथ रिसीव्ड अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम कल्याण स्टेशनरी सप्लाईज फॉर 8 reams ऑफ पेपर विच दे सप्लाइड 3 days अगो। हाउ वुड कीथ रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट। देखें ये स्टेशनरी वाली दुकान है, इसने इसको 3 दिन पहले सामान दे दिया है। अब जो है 3 दिन बाद इस कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट मिली है। राइट। तो ना ये गुड्स रिसीव नोट है, राइट, ना ये क्रेडिट नोट है क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। पहले रॉन्ग वाली ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पीछे जो बचेगी वो हमारी सही ऑप्शन होगी। इट इज़ अ रिसीट, नहीं रिसीट तो उसी वक्त दी जाती है कैश के लिए। राइट। ओनली ऑप्शन जो इसका बचा है वो है ऑप्शन सी, इट इज़ अ परचेज इनवॉइस। यस बिल्कुल परचेज इनवॉइस है ये, क्योंकि जब हम परचेज करेंगे हो सकता है उसने क्रेडिट पे परचेज किया हो। ठीक है। तो 3 दिन बाद वो उसको इनवॉइस भेजेगा, कलन स्टेशनरी सप्लाईज वाला जो इसका सप्लायर है। ठीक है। तो ये कहलाएगी परचेज इनवॉइस। इसका मतलब है एज अ रिमाइंडर फॉर पेमेंट, उसको पेमेंट के लिए रिमाइंड करने के लिए भेजेगा। ओके। अब नाइन्थ वाला देखते हैं। व्हाट इज द प्राइम डॉक्यूमेंट यूज टू रिकॉर्ड पेटी कैश ट्रांजैक्शंस इन दी पेटी कैश बुक। अब कल वाले लेक्चर में आपको मैंने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बताई थी, राइट। उसके अंदर मैंने आपको बताया था एक होती है पेटी कैश बुक। सही है। अब वो पूछ रहा है कि किस डॉक्यूमेंट के तहत हम पेटी कैश बुक में चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। सही है। तो इसका आसान सा आंसर है ऑप्शन डी, अ पेटी कैश वाउचर। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इसके सेपरेट चैप्टर में, बट ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है। देखिए होता ही है कि हर कंपनी में एक वाउचर बुक पड़ी होती है, जिसको काफ़ी लफ्ज़ों में जेवी भी कहते हैं, आपने सुना होगा। उसमें क्या होता है कि जब भी एक स्मॉल ट्रांजैक्शन होती है, जब छोटी ट्रांजैक्शन होती है, उसको फिल आउट किया जाता है, पेटी कैश बॉक्स में डाला जाता है और उतनी अमाउंट 10 में से निकाल ली जाती है। ठीक है। तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइम डॉक्यूमेंट क्या है, वाउचर। वाउचर फिल होगा फिर ही तो पेटी कैश बुक में जाएगा। राइट। और इसके कोई आंसर नहीं है, ए बी और सी में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। ओके। आईओयू को भी हम डिस्कस करेंगे आगे जब इसका चैप्टर आएगा। ओके ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए कौन सी सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो पहले गलत वाली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। गुड्स रिसीव नोट, नहीं आई डोंट थिंक सो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। राइट। डिलीवरी नोट, नहीं नॉट रियली। ठीक है। पेइंग इन स्लिप। अच्छा अब यहाँ पे ही बात करें फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जो हम ट्रांजैक्शंस करेंगे, अब फाइनेंशियल से इसका मतलब बैंक भी हो सकता है। पेइंग इन स्लिप जो है ना, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, उसका मतलब होता है डिपॉजिट स्लिप। जो भी बैंक में आप जाते हैं ना डिपॉजिट करने, तो उसको यूके के अंदर पेइंग एंड स्लिप कहते हैं, क्योंकि सिलेबस यूके का है। ठीक है। स्टेटमेंट जो है यहाँ पे भी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है, सप्लायर स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, क्या है। ठीक है। तो ओनली ऑप्शन जो हमारे पास बचती है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेइंग एंड स्लिप, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बैंकिंग की बात करो। ठीक है। बैंकिंग वाला चैप्टर भी हमें पढ़ना है अभी फुली हमने। ओके ठीक है जी, सही है। लास्ट क्वेश्चन चले कर लेते हैं, क्वेश्चन 11, उसके बाद रिमेनिंग जो क्वेश्चन 12 till 16 है ना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप नोट कर लें अपने पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड सो दैट अ बिजनेस कैन सेटल एन आउटस्टैंडिंग इनवॉइस। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट तो इसका आंसर है ही नहीं। मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि
कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट है जो कि ऑथराइज होनी चाहिए मैनेजर से, ताकि एक बिजनेस आउटस्टैंडिंग इनवॉइस को पे कर सके। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है ऑप्शन डी है, इंटरनल चेक रिक्वेजिशन। क्योंकि जब भी हमने चेक किसी को भेजना होता है तो हम एक चेक रिक्वेजिशन सेंड करते हैं। ठीक है, रेमिटेंस एडवाइस भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये सारी चीज़ें हम बैंकिंग के चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है जी, सही है, क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है जी।